आज हम सामाजिक विज्ञान में समझाऊंगा आपको जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो पेपर में आएंगे, केवल वही वही क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा बहुत कंसेप्ट बताऊंगा कि चैप्टर में है क्या, फिर उसके बाद सीधे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपने पीछे वाला वीडियो मेरा देखा होगा, फिजिक्स का 1 घंटे का था, एक केमिस्ट्री का। आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, आपको पूरा पेपर फंस गया होगा। एमसीक्यू बहुविकल्प भी सारे सारे, और जो भी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सारे आपके फंसे होंगे। बहुत पेपर अच्छा कर पाए होगे, आराम से पास भी हो जाओगे अगर आपने केवल एक बार देखा होगा। और अगर 2 बार देख लिया होगा तो मतलब दो तीन तीन बार, अगर जहाँ तक मेरा मानना है 3 बार अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपके दिमाग में बात सेट हो जाती है। ठीक है, तो आप आराम से उसको पेपर में लिख सकते हो। 2 काम करने हैं सिर्फ आपको। एक बार, जैसे अब मैं ये भी वीडियो सामाजिक विज्ञान का देने जा रहा हूँ, इसको आपको बहुत ध्यान से पहली बार देखना है, बहुत ध्यान से देखो पहली बार में। ठीक है, दूसरी बार एक और बार देख लो वीडियो, रिवाइज कर लो, चीज़ें दिमाग में रह जाएंगी। रिवाइज बहुत जरूरी है। और फिर एक बार अपनी कॉपी पे लिख के भी देख लो। ठीक है, पेपर से पहले वो जो लिखा हुआ है उसको देख के चले जाना, लेकिन 2 या 3 बार वीडियो जरूर देख लेना। उससे क्या होगा, दिमाग में बात सेट हो जानी चाहिए आपके। पूरा पेपर करके आओगे, आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी तैयारी पहले से ही है तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। ठीक है, गलती ये मत करना कि वीडियो ना देखो। अगर आपने ये वाली गलती कर दी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने पहली फिजिक्स और केमिस्ट्री की नहीं देखी होगी तो पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया होगा। काफ़ी कम नंबर आए बच्चों के, कॉपी चेक की मैंने, काफ़ी दिक्कत हुई मुझे। मैंने देखा कि आप यार पूरा समझा दिया तब भी आप ऐसे इस तरीके से पूरा पेपर नहीं कर पा रहे हो। तो करो भाई, देखो वीडियो देखो और अच्छा पेपर करके आओ, पास हो जाओ आराम से। नहीं तो दिक्कत होएगी बहुत ज़्यादा आपको भी, और टीचर को भी दिक्कत होती है अगर बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं तो। और अब इतना जब मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप एक काम जरूर कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, लाइक कर देना और शेयर कर दो जितना कर सकते हो। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनते रहो जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फ्रांस की क्रांति। सबसे पहला चैप्टर है फ्रांस की क्रांति, उसके बारे में बात करूंगा। फ्रांस की क्रांति में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आ गया बास्तिल का दुर्ग। बास्तिल का दुर्ग, या फिर 14 जुलाई 1789, ये जो डेट है इसी का पूरा रोल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। बात किसकी चल रही है, फ्रांस की क्रांति की। ठीक है, अब देखो है क्या यहाँ पर, एक्चुअली ये चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये सब चीज़ें आपको क्यों पढ़ाई जाती हैं? क्लियर दिख रहा है इसमें? हाँ, बिल्कुल साफ है ना। अरे उसकी कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर है। चलो ठीक है, वो देख लो। बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई क्यों जा रही हैं। जैसे साइंस है, साइंस क्यों पढ़ते हो आप लोग? साइंस से सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं। अवेयरनेस, जागरूकता, आसपास आपके हो क्या रहा है। ठीक है ना। मैथ्स से आपको क्या पता चल रहा है? मैथ्स से आपको, ये पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सामाजिक विज्ञान, कोई भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है ना, उसका अलग ही रोल है, अलग ही इंपॉर्टेंस है, अलग ही मजा है। ठीक है, जैसे मैं आपको हर एक चीज़ बार बार बताता हूँ, रोहित शर्मा, क्या बताता हूँ मैं आपको, कि अगर जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत वो रहता है ना, चलो यहाँ घूमने जा रहे हैं भाई, अमेरिका घूमने जा रहे हैं, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, मज़ा आएगा, नई चीज़ देखने को मिलेंगी। होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? उधर बैठो आप लोग, एक सेकेंड। तो बच्चों, साइंस जो आसपास हो रहा है बहुत जानना जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप पैदा इसलिए हुए हो, आपको जानना है चीज़ों को, क्या हमारे ब्रह्मांड क्या है, सारी चीज़ें हैं क्या। साइंस में ये सब सीखते हो कि नहीं सीखते हो? मैथ्स में अगर सीख रहे हो कैलकुलेशन, बिना मैथ्स के तो साइंस का कुछ हो ही नहीं सकता भाई। मैथ्स नहीं होगी, सारी कैलकुलेशन नहीं होंगी। मैथ्स में जो भी साइन कॉस थीटा वो सब फिजिक्स साइंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैथ्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। और मैथ्स से सबसे बड़ी चीज़ है, मैथ्स में जब आप सवालों में, जैसे साइंस है, साइंस तो आपने पढ़ ली, कोई चीज़ किसी टीचर ने बता दी, आपने पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। मैथ्स में एक तो ठीक है साइंस की हेल्प कर रही है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस मैथ्स की क्या होती है, मैथ्स जब अगर आप कर रहे हो, तो आप जब मैथ्स में सवाल पे दिमाग लगा रहे हो, कोशिश कर रहे हो करने की, तब आपका दिमाग भी डेवलप हो रहा है, दिमाग तेज हो रहा है। ठीक है, तो मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैथ ही है। ठीक है, इसके वजह से आप सोच रहे हो कि सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई। इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, जरूरी है सीखना। बाहर जाओगे तो कैसे बात करोगे लोगों से। ठीक है, ज़्यादातर देशों में इंग्लिश बोली जा रही है, तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है। सामाजिक विज्ञान क्यों जरूरी है? देश के बारे में, केवल देश के बारे में जान रहे हो भाई। अपना इतिहास, जब तक आप अपना इतिहास नहीं समझो, जो सारी चीज़ें, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, सबसे पहले इतिहास की बात करें, जब तक आपको अपना इतिहास नहीं पता होगा, आपको अपना बीता हुआ कल नहीं पता होगा, तो जब तक आप अपना आने वाला कल कैसा हो सकता है तो उसकी कल्पना नहीं कर पाओगे। आपको अपना बीता हुआ कल जरूर पता होना चाहिए। एक उसने कहा है, दार्शनिक ने, जैसे एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, रूसो कौन था, एक दार्शनिक था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसी एक दार्शनिक ने यह कहा था कि अगर आपको इतिहास अपना नहीं पता है तो आप पर कब्जा करना बहुत आसान है, आपको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है।
समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? अगर आपको इतिहास नहीं पता अपना, अपनी हिस्ट्री नहीं पता, सबको अपनी हिस्ट्री पता होना चाहिए, कहाँ से आए हो आप, कैसे आए हो। यहाँ तक कि ये तो बड़ी हिस्ट्री होगी, छोटी मोटी हिस्ट्री भी नहीं पता होनी चाहिए आपको, आपके दादा परदादा सबके बारे में पता होना चाहिए। आ रही बात समझ या नहीं? ठीक है, तो इतिहास जरूरी है। भूगोल क्यों जरूरी है भाई? भूगोल तो जरूरी है ही है, जब आपको पता ही नहीं कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कैसे निकल रही है, हमारी पृथ्वी कैसी है, मजा कैसे आएगा? जहाँ आप रह रहे हो उसी के बारे में, अपने घर के बारे में नहीं पता आपको, पृथ्वी के बारे में नहीं पता, भूगोल इसलिए जरूरी है। नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र में पूरा संविधान है आपका। संविधान मतलब देश चल कैसे रहा है, जब तक यही नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा भाई? जब तक आपको अपने देश कैसे चल रहा है, आपके अपने अधिकार नहीं पता है कि आपके अधिकार क्या हैं, ठीक है, तब तक आप अपने अधिकार ले कैसे पाओगे किसी से? बहुत जरूरी है। अभी सब यही सब कुछ पढ़ने वाले हैं हम। और चौथा आपका है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब पूंजी, मतलब कैसे, मतलब जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन मतलब नोटबंदी, तो पूंजी से रिलेटेड, मतलब आप जैसे अगर आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन भी आया होगा कि जैसे मान लो कोई देश है, पैसा तो खुद ही अपने अपने आप छापते हैं, वो पैसा मतलब छापने की मशीन तो देश में ही है, तो क्यों देश में लोग गरीब हैं? गवर्नमेंट को पैसे छाप देने चाहिए, बहुत सारे दे दे, बांट दे गरीबों में। लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं बांट सकती ऐसे? ये सब आप अर्थशास्त्र में समझते हो कि क्या है क्या नहीं है पूरा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे? कंप्यूटर तो इंपॉर्टेंट है ही है, कंप्यूटर आपके सब्जेक्ट है। तो फिलहाल मैंने अभी थोड़ा बहुत स्पीच देने का क्या फ़ायदा हुआ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट्स हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे मेरी भी यही मेंटेलिटी थी जब बचपन में, मैं सोचता था यार सामाजिक विज्ञान कैसा सब्जेक्ट है यार, फालतू का सब्जेक्ट है, कोई महत्व नहीं है इसका। महत्व है, इसका भी महत्व है, इसको भी समझना पड़ेगा, समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। 9th-10th में ही है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान पढ़ना भी नहीं है आपको, साइंस स्ट्रीम में जाते हो तो, अगर साइंस लोगे तो आपको सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो शुरुआत करें अब, शुरुआत करते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये सब क्या पढ़ रहे हो? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। पहले चैप्टर का सामाजिक इसमें इतिहास में क्या, फ्रांसीसी क्रांति। तो यहाँ से क्या, ये सबसे पहली क्रांति है। सबसे पहली क्रांति मतलब जैसे पहले क्या होता था, राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, अपने हिसाब से पूरे देश को चलाते थे, ठीक है। जैसा जनता से कह देते थे वैसा उनको करना पड़ता था। अत्याचार करना चाहे तो अत्याचार भी कर सकता है, अच्छा राजा हो तो अच्छे काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, बुराइयां फैली हुई थी पहले समाज में। तो ऐसी सबसे पहली क्रांति थी फ्रांसीसी क्रांति, जहां से मतलब लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये चैप्टर में 9th क्लास में पढ़ाया जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो सबसे पहले यहाँ पर एक डेट लिख दी मैंने 14, और जो चैप्टर, अगर चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, अगर आप चैप्टर को पढ़ते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ से शुरुआत होती है, सबसे पहले 14 जुलाई 1789 के बारे में बताया जाता है थोड़ा बहुत कुछ, फिर कहानी फ्लैशबैक में चलती है। कभी देखिए मूवी फ्लैशबैक में चलती है, मतलब जो फाइनल, जो मतलब कुछ हुई हो घटना, वो सबसे लास्ट वाली वो दिखा देते हैं, फिर पुराना दिखाते हैं कि कैसे ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे। ऐसे ही चैप्टर भी इसी तरीके से चला है। 14 जुलाई 1789 की जो घटना है, कौन सी, वास्तुल के दुर्ग पे जो आक्रमण हुआ था, ठीक है, उसको जीता था वास्तुल के दुर्ग को लोगों ने। तो उसके बारे में पहले बताया, फिर बताया कि यहाँ तक कहानी पहुंची कैसे। एक था लुइस 16 नाम का कौन से नाम का राजा था? लुइस 16। ये बहुत अत्याचार करता था। 16 कैसे लिखेंगे हैं? 16 कैसे लिखा जाएगा? यूं, लुइस 16 ये बहुत अत्याचार करता था, ठीक है। तो इसके अत्याचार को खत्म करने के लिए क्या हुआ कि बास्तिल की जगह थी वहां पर, क्या है, बास्तिल, बास्तिल का दुर्ग था। क्वेश्चन आएगा, ये डेट ध्यान रख लेना, डेट पूछी जाएगी ये, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था, बास्तिल के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था किसने? क्रांतिकारियों ने। क्रांति, जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं एक क्वेश्चन उससे बनेगा ही बनेगा, जितना भी चीज बोर्ड पे लिख दूं। तो क्या हुआ था, बहुत ध्यान से स्टोरी समझते जाना। मैं चेक कर लूं सही दिख रहा है कि नहीं। तो ठीक है, तो ध्यान से समझते हो, बास्तिल का दुर्ग, ठीक है। यहां पर क्या रखा जाता था? कैदियों को रखा जाता था। लुइस 16 किसको रखता था यहां पर? कैदियों को। कौन से कैदी? वो भी राजनीतिक कैदी। राजनीतिक कैदी का क्या मतलब है? जैसे मान लो कोई आवाज उठा रहा है, कोई कह रहा है कि भाई नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, हमें हमारे अधिकार दो। जैसे अब तो आपके संविधान में, हमारे संविधान में तो हमारे अधिकार हैं, हम उनको अधिकार को ले, मतलब अगर हमें नहीं मिल रहे तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो राजनीति, जैसे कोई अपने अधिकार मांग रहा है, ठीक है, तुरंत उसको कहाँ पर डाल दिया? जेल में डाल दिया। जेल कहाँ पर थी? बास्तिल का दुर्ग, मतलब एक जेल ही थी ये क्या है? एक जेल है बास्तिल का दुर्ग। तो राजनीतिक कैदियों को यहाँ डाल दिया जाता था। बहुत अत्याचार हो रहे थे, तो क्रांतिकारियों ने क्या किया? आक्रमण कर दिया किस पे? वास्तुल के दुर्ग पर। वास्तुल के दुर्ग पे आक्रमण कर दिया और यहाँ पे विजय भी हासिल कर ली। कौन से दिन, डेट क्या थी ये?
14 जुलाई 1789 की घटना थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि वास्तल का दुर्ग क्या था, क्या महत्व है इसका, तो बता दोगे यहाँ पर राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था। लुई 16 यहाँ पर कैदियों को रखता था, उन पर अत्याचार होते थे। तो इसी तरीके से ये सब लिख दोगे। ठीक है, और आपसे पूछे कि 14 जुलाई का क्या महत्व है, ठीक है, तो आप बता दोगे 14 जुलाई का क्या महत्व है। 14 जुलाई है, 16 जुलाई है, 14 ही है। तो 14 जुलाई पे क्या हुआ था, वास्तल के दुर्ग पर क्रांतिकारियों ने आक्रमण कर दिया था, उस पर विजय हासिल कर ली थी। विजय हासिल कर ली तो क्या हो गया था, यहाँ पर निरंकुशता का अंत हो गया। निरंकुशता का क्या हो गया, अंत। निरंकुशता का अंत हो गया। और किसकी विजय हुई, लोकतंत्र की विजय हुई। किसकी विजय हुई, लोकतंत्र का क्या मतलब है, लोकतंत्र का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र मतलब, हाँ, लोगों को, डेमोक्रेसी मतलब लोगों का शासन। मतलब हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। किसकी गवर्नमेंट है इस टाइम इंडिया में, है बीजेपी की। बीजेपी की नहीं, लोगों की गवर्नमेंट है। आपने बीजेपी को चुना है, आपने मोदी जी को चुना है, तो आपकी गवर्नमेंट है इस टाइम, मोदी जी की नहीं है। लोकतंत्र है इंडिया में हमारे। ठीक है, तो किसकी निरंकुशता का अंत हुआ, लोकतंत्र की विजय हुई। ठीक है, कैसे, जब क्रांतिकारियों ने आक्रमण कर दिया वास्तव, और ये सब जितने भी कैदी थे इनको छुटा लिया। समझ गए मेरी बात को, क्लियर है। आगे बढ़ो फटाफट। अब देखो बच्चों, जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्शले क्या है, ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। जैसे हमारा जनगण मन बोलते हैं, हमारा अगर आपसे पूछोगे जनगण मन क्या है, हमारा राष्ट्रगान है, तो फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है, फ्रांस का राष्ट्रगान है भाई ये मार्शले। मार्शले बोलते रहते होंगे वो। डेमोक्रेसी, अभी जो मैंने बताया डेमोक्रेसी, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है शब्द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, यूनानी लैंग्वेज से। कहाँ से, यूनानी लैंग्वेज से। वाटरलू युद्ध वाटरलू युद्ध क्या है, देखो इसके वजह से लुई 16 तो वहाँ पर क्या उसका अंत हो गया था। जो 14 जुलाई ये घटना बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें और चली थी, पर लुई 16 का अंत हो गया। फिर कौन आया शासन करने, नेपोलियन। नेपोलियन कोड था इसका। नेपोलियन कोड मतलब समझते हो, मतलब जैसे हमारा संविधान है, ठीक है, तो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग चल रही हैं सारी चीज़ें। तो वहाँ पर क्या नेपोलियन कोड था, नेपोलियन कोड के अनुसार सारी चीज़ें चलती थी। उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, वही सारी सबको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो नेपोलियन का शासन चला था। तो लेकिन नेपोलियन का भी अंत हो गया था, कौन से युद्ध से हुआ था, वाटरलू के युद्ध से। कब हुआ वाटरलू के युद्ध, 1815 में। क्या हो गया था यहाँ पर, नेपोलियन का अंत हो गया यहाँ पर। नेपोलियन भी पहले तो स्टार्टिंग में इसने शासन सही किया, लेकिन बाद में सब बेकार हो जाते हैं, इसने भी फिर अत्याचार करने शुरू कर दिए। तो फिर 1815 में इसका युद्ध हो गया था। ठीक है, नेपोलियन का इवेंट हो गया। रूसो कौन है, एक दार्शनिक है। ठीक है, दार्शनिक का क्या मतलब है, नेपोलियन के टाइम पर ही था, बताता था कि ऐसा होता है वैसा होता है, जो मतलब अपने दर्शन शास्त्र, जो दर्शन मतलब जैसे अपनी किताब वगैरह लिखता है, तो इस तरीके से समझ गए होगे आप क्या बता रहा हूँ। अब बच्चों अगला चैप्टर देखो, अगला चैप्टर क्या है, रूसी क्रांति। ठीक है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो पहले चैप्टर में जो बता दिया वो तो इंपॉर्टेंट था। दूसरे चैप्टर में जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझते रहना क्या बता रहा हूँ मैं। एक एक मतलब आपको जैसे ऐसा नहीं रटा रहा हूँ कोई चीज़ कि ये चीज़ रट लो, मतलब कंसेप्ट बता रहा हूँ एक्चुअली हो क्या रहा है। पहले में क्या चल रहा था, लुई 16 का शासन, सारी चीज़ें उसी के आसपास चल रही थी। अब यहाँ पर रूस के बारे में, अच्छा आपको एक बात पता है, जैसे वर्ल्ड मैप अगर आप देखो तो ये इधर रूस है पूरा, रूस का हमारी इसमें ही आता है, किसमें, एशिया में। यूरोप है पूरा इधर, रूस के बराबर में यूरोप है, इतना बड़ा नहीं है, ऐसा यूरोप है, उसमें छोटा सा एक देश फ्रांस है। तो फ्रांस की क्रांति पढ़ ली अभी हमने इससे पहले चैप्टर में। ठीक है, समझ लिया, हाँ वो लुई 16 ये वो फलाना फलाना ढिमका चल रहा था। अब आ गए हम इधर किधर, रूस पर। ठीक है, रूस में क्या चल रहा था, कैसी क्रांति हो रही थी, क्या हो रहा था, क्या गतिविधियां चल रही थी, उसके बारे में समझ रहे हैं। समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ध्यान से सुनते रहो। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, अभी हम कहाँ पर थे, किस डेट पे थे, ध्यान है आपको, 1789, याद रखना डेट मत भूल जाना, 14 जुलाई 1789। अब कहाँ पहुँच गए, सीधे 1905 पर। ठीक है, 1905 में पहुँच गए। यहाँ रूस में जो क्रांति हुई क्या क्या थी, इसको ध्यान रखना, इसमें एक वर्ड ध्यान रखना, 1905 की रूसी क्रांति में खूनी रविवार, क्या, खूनी रविवार, रविवार सही लिखा है मैंने, ये खूनी है भाई, इसीलिए मैंने लाल से लिखा है, देख रहे हो,
खूनी रविवार। बहुत ध्यान से सुनना मेरी, यहाँ पर क्या चक्कर चल रहा था, रूस में क्या चल रहा था, वहां पर तो लुईस 16, यहाँ पर है जार निकोलस। कौन है? जार निकोलस। ये अत्याचार कर रहा था यहाँ पर रूस में, ठीक है। ये इसका शासन चल रहा था, सम्राट था ये वहाँ का, रूस का, और इसके अत्याचार चल रहे थे। ये क्या कर रहा था, इसके जो अधिकारी थे वो गरीब लोगों को दबाते थे, उन पे अत्याचार करते थे, यही सब प्रॉब्लम चल रही थी। तो वहाँ पर एक बार क्या हुआ था, लोग इकट्ठा हुए, ठीक है, 1905 में। डेट थी शायद 7 जनवरी। डेट क्या थी? 7 जनवरी 1905। इस दिन पर क्या क्रांतिकारी लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी मांग माननी चाहिए। हाँ हाँ सॉरी, 9 जनवरी 1905 को लोग इकट्ठे हुए, क्रांतिकारी लोग इकट्ठे हुए। तो उसने जार निकोलस ने क्या कहा अपने अधिकारियों से कि गोली चला दो। अंधाधुंध गोली चला दी गई, बहुत बेकसूर लोग मारे गए, ठीक है, बहुत बेकसूर लोग मारे गए। इसीलिए इसको क्या कहा गया, खूनी रविवार कहा गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। कौन राजा था वहां का रूस का? जार निकोलस। 1905 की क्रांति, क्रांतिकारी इकट्ठे हुए थे। क्या हुआ था, जार निकोलस ने अपने अधिकारियों से कह दिया गोली चला दी, गोली चला दी, ठीक है। तो गोली चलाई तो बहुत सारे लोग मारे गए, क्रांतिकारी 79 लोग मारे गए। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, खूनी रविवार की घटना। याद रहेगी इतनी बात मेरी, लिख लोगे पेपर में, ठीक है। अब आ जाओ 1917 की रूसी क्रांति पर। यहाँ पर क्या हुआ था, अभी भी वही चल रहा है, जार निकोलस के अत्याचार चल रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना, अक्टूबर की क्रांति, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, अक्टूबर की, कोई बात नहीं, रविवार है तो टेंशन क्या को ले रहे हो। तो अक्टूबर की क्रांति। अब यहां पर एक डेट बहुत ध्यान से सुनना मेरी, एक डेट क्या, 2 डेट सुननी पड़ेंगी, 7 नवंबर और 25 अक्टूबर। 7 नवंबर 1917 और 25 अक्टूबर 1917। तो एक्चुअली में जो डेट थी, ये जो क्रांति हुई थी 1917 की रूसी क्रांति हुई थी, ये कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 को। लेकिन इसको अक्टूबर की क्रांति क्यों कह रहे हैं? 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 पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार, पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 डेट क्या थी? 25 अक्टूबर 1917। समझ पा रहे मेरी बात को? डेट तो थी 7 नवंबर, बट पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार ये वाली डेट क्या थी? इसी डेट को 15 अक्टूबर 25 अक्टूबर 1917 बोला जा रहा था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अक्टूबर की क्रांति बोला जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? लिख लोगे इस बात को भी, दोनों डेट याद रहेंगी, 7 नवंबर 25 अक्टूबर। हुई तो इस दिन थी ये वाली अक्टूबर की क्रांति, इस दिन हुई थी, बट क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार ये डेट 25 अक्टूबर थी, इसलिए इसको 1917 की रूसी क्रांति, अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन ये आएगा, रूस की क्रांति 1917 की के कारण, जो 1917 की रूस की क्रांति थी, इसके क्या कारण रहे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको जवाब देना पड़ेगा इसमें क्या क्या हुआ था। तो 1905 की रूसी क्रांति का प्रभाव देखो, रूस में 2 क्रांति हुई, 1905 में, 1917 में। 2 क्यों हुई? अरे सफलता नहीं मिली होगी ना 1905 में, 1905 में सफलता नहीं मिली तो 1917 में दोबारा करनी पड़ी। तैयारी चल रही थी 1905 से 17 तक, कितने साल हो गए? 12 साल तक तैयारी करी क्रांतिकारियों ने, फिर उनको सफलता भी मिली, ठीक है। अंत हो गया, किसका अंत हो गया? निरंकुशता का अंत हो गया। 1917 की रूस की क्रांति हुई, इसमें निरंकुशता का अंत हो गया, और किसका उदय हुआ? लोकतंत्र का। वही चीज, 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, निरंकुशता और लोकतंत्र। निरंकुशता का अंत और लोकतंत्र का विजय। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, ठीक है। तो 1917 में यही सब हुआ था। कारण क्या थे इनके? ये सब जो क्रांति हुई, इसके कारण क्या थे? सबसे पहला कारण है 1915 की क्रांति का प्रभाव। जो 1905 में जब क्रांति हुई थी, तब मैंने भी बताया खूनी रविवार वाली घटना हुई थी, तो उस टाइम हार जरूर गए थे क्रांतिकारी, लेकिन उनके अंदर क्या, लोकतंत्र के लिए बैठ गया कि हमें लोकतंत्र चाहिए। और दूसरा, जार निकोलस था, उसके प्रति क्या हो गई?
गुस्सा बैठ गई कि इसने मतलब गोली चलवा दी हमारे ऊपर, ऐसा कैसा करवा दिया इसने, तो उनके अंदर गुस्सा बैठ गया कि अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे हमारे इंडिया में भी क्या हुआ था, जब 10th में आओगे तो इंडिया का भी आप क्रांति पढ़ोगे, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद लोग बहुत गुस्से में आ गए थे, इंडिया के लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था, किसने कराया था जलियांवाला बाग हत्याकांड? चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे, अगली क्लास, अगले साल। तो 1905 की क्रांति का प्रभाव पड़ा भाई, हार जरूर गए, लेकिन जार के प्रति क्या हो गया, जार मतलब वहाँ का राजा जार निकोलस, रूस का राजा जार निकोलस, उसके प्रति क्या हो गया कि उसके प्रति दुर्भावना पैदा हो गई, उसके लिए गुस्सा पैदा हो गया, आक्रोश पैदा हो गया क्रांतिकारियों के मन में और देशवासियों के मन में। ठीक है, तो इसका प्रभाव पड़ा 1917 की क्रांति के लिए 1905 वाली क्रांति का। रूस में बौद्धिक क्रांति मतलब बौद्धिक क्रांति का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने अपना किताब वगैरह लिखना शुरू कर दी, उससे अपना प्रचार किया कि ये सब गलत हो रहा है, कि इस तरीके की नीति होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होनी चाहिए। दो चीज़ आ गई थी, मार्क्सवाद, बाद में आया फिर लेनिनवाद। ठीक है, कुछ वर्ड आप चाहो तो लिख लो अपनी कॉपी पे, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ। बौद्धिक क्रांति का मतलब मार्क्सवाद लेनिनवाद आया, उससे क्या हुआ, लोगों ने पढ़ी, उनकी किताब पढ़ी, उनकी विचारधाराएं पढ़ी, उन्होंने समझा कि किस तरीके से देश होना चाहिए, क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या क्या बुराइयाँ ये हटनी चाहिए, क्या क्या अच्छाइयाँ आनी चाहिए। ठीक है, तो दार्शनिक था, ये दार्शनिक थे, मतलब ये अपनी विचारधाराएं देते थे कि इस तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात को? अपनी किताब में लिख के ये प्रचार करते थे। 1905 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ था, आक्रोश जनता में, क्रांतिकारियों में क्या आ गया, आक्रोश। किसके प्रति, जार निकोलस के प्रति, जार के प्रति के लिए। तो कुछ पॉइंट बता रहा हूं, इससे आप दो तीन लाइन लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? मैं केवल इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। आक्रोश पैदा हो गया, घृणा पैदा हो गई, किसके लिए, जार के लिए। यहाँ पे मार्क्सवाद लेनिनवाद, इनकी किताब लिखी इन्होंने, इनको पढ़ा लोगों ने और समझे किस तरीके से क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ होनी चाहिए। जार की दमनकारी नीति, वही चीज़ आ गई यहाँ पर। जार, क्योंकि जार बहुत अत्याचार कर रहा था, उसकी दमनकारी नीति थी, इसीलिए जनता के मन में, लोगों के मन में उसके प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश था और वो चाहते थे कि क्रांति चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने हर संभव, जनता ने, क्रांतिकारियों ने हर संभव प्रयास किया। क्रांतिकारियों की तैयारियाँ आप समझ ही गए होगे, 1905 से लेकर 1917 तक तैयारी कर रहे थे क्रांतिकारी। ठीक है, ये बात तो अब लिख ही लोगे। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना, सबसे बड़ी गलती रूस से यही होगी, प्रथम विश्व युद्ध में कूद गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेके 1918 तक, 4 साल हुआ था, ध्यान होगा आपको, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, बहुत सारे देश आपस में सेंट्रल पावर, अलाइड पावर बदल गई थी। इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हम, इस सब पे डिस्कशन करते हैं हम कब, अगर आपका तीसरा वाला चैप्टर होता, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हटा दिया गया सिलेबस से। कौन सा, ये वाला, क्या नाम है उसका, हिटलर वाला अगर चैप्टर है नास्तिज्म, तो उसमें अगर 1914 प्रथम विश्व युद्ध आधा, कोई बात नहीं। फिलहाल प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 में हुआ जी, 1917 भी तो इसी के बीच में पड़ रहा है, बोलो हाँ है ना। अच्छा, लाइक और शेयर करते रहना भाई लोग, आप देखते रहो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, पेपर में आएगा ही आएगा, मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, आप भी इतना करो, सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक करो वीडियो और शेयर कर दो अपने दोस्तों पे, जो मतलब 9th क्लास में, उनको शेयर कर दो कि देख लो भाई, बहुत फ़ायदा होगा। तो 1917 बीच में पड़ रहा है, क्या हुआ होगा प्रथम विश्व युद्ध के कारण, क्या हुआ होगा, आपको क्या लग रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या हुआ होगा, हैं? अरे क्या प्रभाव क्या पड़ा होगा, फायदा हुआ होगा ना कुछ, रूस की क्रांति के कारण में, क्रांति जो हुई, क्रांति मतलब जीत गए क्रांतिकारी, तो क्या फायदा क्या हुआ होगा प्रथम विश्व युद्ध की वजह से इनको, सेना प्रथम विश्व युद्ध में लग गई। ठीक है, क्रांतिकारियों को फायदा हो गया। ठीक है, सेना उधर लगी हुई है, क्रांतिकारी इधर अपना क्रांति कर रहे हैं, मतलब अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो जो राजा था उस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ गया। अब वो क्या करे बेचारा, के युद्ध संभाले कि इधर क्रांतिकारियों को संभाले, तो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध एक बहुत बड़ा कारण था रूस की क्रांति होने का, रूसी सेनाओं की पराजय, और पराजय भी होगी रूसी सेना की। ठीक है, रूसी सेना मतलब पराजित हो गई, किससे, क्रांतिकारियों से। क्यों, सेना दो जगह अपना दिमाग डाइवर्ट हो गया उसका। पूंजीपतियों द्वारा जनता का शोषण, और क्या होता, पूंजीपति समझते हो, पैसे वाले लोग, तो पूंजीपति क्या करते थे, जनता का शोषण कर रहे थे, तो इसीलिए और ज़्यादा उनके मन में आक्रोश था, जनता के मन में, कि मतलब हमारा तो दमन हो रहा है, हमें अत्याचार हमको सहने पड़ रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मतलब
ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अगर ये लोग भी थोड़ा मदद कर रहे होते, पूंजीपति भी मदद कर रहे होते, तो इतनी दिक्कत ना हो रही होती उनको। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में थे। कौन लोग? आम जनता, क्रांतिकारी आम जनता बहुत परेशानी में थे। इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण था किसका? रूसी क्रांति का। बात समझ में आ गई आपको 100%? मैंने सारा कुछ समझा दिया। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आप समझ लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आएगा ही आएगा पेपर में, ठीक है? ध्यान से देख लो इसको एक बार आप। अब जो जल्दी से ये 3 क्वेश्चन बता दो। खूनी रवारी घटना कब हुई? डेट क्या थी? हाँ, 1905। जनवरी कितनी थी? 9 जनवरी 1905। अक्टूबर की क्रांति की डेट क्या है? नवंबर 1917। डेट 6 नवंबर। देखो उसमें नवंबर तो लिख ही दिया। वैसे 7 नवंबर को हुई थी, लेकिन स्टार्ट की बात करें तो 6 नवंबर लिख देना आप। स्टार्ट कब हुई? 6 नवंबर, ठीक है। 8 नवंबर को अंत भी हो गया, 7 नवंबर को मेन था। 1917 की क्रांति का परिणाम क्या था? जार शाही का अंत। क्या हो गया? जार शाही का अंत हो गया। जार का ही तो शासन चल रहा था, तो उसकी शासन शाही का अंत हो गया था। ध्यान रखना ये क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनना, बुग्याल किसे कहते हैं? क्या? बुग्याल। जैसे ऊंचे पहाड़ होते हैं ना, यहाँ पर थोड़े घास के मैदान भी होते हैं। क्या होते हैं? घास के मैदान, तो उसी को बुग्याल कहा जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर, याद रहेगा, ऊंचे पहाड़ों पर घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, ध्यान रखना।